गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन डास्क लिब्रो। देखो भैया 11वां प्रश्न दे रखा है। ये कह रहा है कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहा है? कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुएं तथा चार दे रखे हैं इसने। पहला देख लेते हैं, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं। तो ये तो हम सबको पता है कि अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अगर अयुग्मित रूप में पाया जाए, ठीक है, तो इसका जो स्पिन क्वांटम वैल्यू है उसके कारण यह, या फिर अपन कह सकते हैं स्पिन को चक्रण क्वांटम संख्या के कारण यह अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित कर देते हैं। दूसरा है, संक्रमण धातुओं की कड़न एंथैल्पी के मान उच्च क्यों होते हैं? भैया इनके अंदर n-1 d इलेक्ट्रॉन बनाने की कैपेसिटी बड़ी तगड़ी होती है। तीसरा कारण है कि संक्रमण धातु सामान्यतः रंगीन यौगिक क्यों बनाती है? यही कारण है भैया रंगीन यौगिक बनाने का, ठीक है। और आपका चौथा है, संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। हाँ सही है, इनके पास सरफेस है और सरफेस की वजह से ऐसा ये करते हैं। तो देखो भाई, सिंपल क्वेश्चन को लिख रहा हूँ मैं, जो भी समझाने की चीज़ें होंगी वो हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो हम पहले से ही शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं कि संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाती हैं। अनुचुंबकत्व उनके डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण मात्र एवं कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। तो बेटा जी, प्रचक्रण मात्र के लिए अपन एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, Nn+2 म्यू बराबर। तो बेटा जैसे हमारे पास मैग्नीज है, मैग्नीज के पास 25 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आर्गन 3d5 4s2। अब देखो यहाँ आर्गन के 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है और पाँचों के पाँचों अयुग्मित हैं। तो इनकी प्रचक्रण मात्र क्वांटम जो चुंबकीय आघूर्ण है उसके कारण प्रचक्रण क्वांटम क्या है कि भैया ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे चक्रण करते समय। इसकी जो स्पिन क्वांटम वैल्यू होगी वह एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, ये -½ और ये +½ लेकिन क्या हो कि जब एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो इसकी जो चक्रण क्वांटम संख्या है वह इसे कैंसिल आउट नहीं कर पाएगी, ख़त्म नहीं कर पाएगी। इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र में जाने पर छोटी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा। इसका दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, संक्रमण धातुओं की कड़न एंथैल्पी के मान उच्च क्यों होते हैं? अब यहाँ देखो, कोई भी डी ब्लॉक की मेटल है, ठीक है, किसी भी डी ब्लॉक की मेटल को ले लो आप। मान लो कि मैं ले लेता हूँ आयरन को, आयरन 26। अब आयरन के पास क्या है? आयरन के पास है 3d6 and 4s2। तो बेटा जी आयरन जो है ना वो बंध बनाने के लिए दो प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल कर सकता है, एक तो 4s2 के और एक 3d के। तो इनको मैं कह दूं n-1d और इनको कह दूं मैं ns। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आंतरिक कोश के, ये बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो नाभिक से दूरी है वह ns के इलेक्ट्रॉन्स के से कम है। तो और जैसे अगर अपन सोडियम की बात करें तो सोडियम में क्या होगा कि सोडियम के जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहा है किसमें? बंध बनाने के लिए। इसी प्रकार अगर अपन जिंक की बात करें तो इसमें आर्गन 3d10 4s2, इसमें भी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होने के कारण इनकी क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। देखो क्या लिखेंगे भैया, आकर्षण बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिक आवेश भी बढ़ेगा। देखो क्या लिखेंगे, क्योंकि संक्रमण श्रेणी के तत्वों का उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश
तथा बाह्यतम कोश में उपस्थित अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण ये धात्विक बंध बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। अतः इनकी कड़न एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। तो बेटा जी हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि भैया देखो इनका प्रभावी उच्च प्रभावी नाभ के आवेश होगा क्योंकि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन से बंध बना रहे हैं, और जब मेटल मेटल के बीच में बंध बनेगा तो ये बहुत ही प्रबल धात्विक बंध बनाने की प्रकृति रहेगी, इसलिए इनकी कड़न एंथैल्पी के मान उच्च हैं क्योंकि इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा देखते हैं भैया, तीसरा क्या है? तीसरा है सामान्यतः धातुएँ रंगीन यौगिक बनाती हैं। ठीक है जी, रंगीन यौगिक बनाती है, बहुत अच्छी बात है, तो ये तो हम जानते ही हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ज़्यादातर संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि ये दृश्य क्षेत्र के विकिरण को अवशोषित करके अपने डी उपकोश के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में भेज देती हैं। यदि संक्रमण धातुओं से लिगैंड जुड़े हुए हों तो ये अपने डी उपकोश का विपाटन T2G एवं EG के रूप में कर सकती हैं तथा कम ऊर्जा अंतर के कारण DD संक्रमण प्रदर्शित करती हैं तथा दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर पूरक रंग प्रदर्शित करती हैं एवं रंगीन यौगिकों का निर्माण होता है। देखो भाई, ये हमारे पास डी ब्लॉक है और सॉरी डी उपकोश है। डी उपकोश का जब विपाटन होगा तो ये दो भागों में टूटता है, T2G एवं EG। मैंने अष्टफलक के ज्यामिति के लिया है। हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर इन सारे के सारे जितने भी ऑर्बिटल्स हैं इन सब की जो एनर्जीज़ हैं वो समान है, लेकिन CFT कहती है कि भैया इनकी एनर्जी समान नहीं है। ये dxy dyz और dzx जो कक्षक है ये समभ्रंश हैं, यानी कि इनकी एनर्जी समान है और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर की एनर्जी समान है। तो हम मान लीजिए कि कोई एक इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में उपस्थित है, तो जैसे ही प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी यहाँ पर ऊर्जाओं का अंतर कम होने के कारण यह ऊपर वाले कोषों में चला जाएगा, EG में चला जाएगा। लेकिन जैसे ही यह वापस अपनी कक्ष में वापस लौटेगा, उत्तेजित अवस्था से जैसे ही वापस लौटेगा तो यह पूरक रंग के प्रकाश को प्रदर्शित कर देता है। इस कारण होता क्या है? इस कारण होता है कि ये रंगीन संकुल बनाने की क्षमता रख लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्या दे रखा है? अगला दे रखा है उत्प्रेरकीय गुण।
ठीक है। तो उत्प्रेरकी गुणों के लिए 2 पॉइंट लिख रहे हैं। एक तो संक्रमण धातुएं अपनी सतह पर अधिशोषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती हैं, और दूसरा क्योंकि संक्रमण धातुएं एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रस्तुत करती हैं, अतः यौगिक के निर्माण के समय अस्थायी संक्रमण अवस्था का निर्माण कर वे अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ईए को कम कर देती है। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मस्त रहिए।